जी नमस्कार आप सभी को। और चलिए आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 के सेट नंबर 2 का आपको हम बताने जा रहे हैं। हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम क्या है? तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और तब हिंदी। हिंदी भाषा के उद्गम का सही अनुक्रम है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। भारतीय आर्य भाषा का उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। भारतीय आर्य भाषा का उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में बांटा गया है। भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में बांटा गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल जो 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक रहा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल जो 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी सन तक रहा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल जो 1000 ईस्वी सन से अभी तक चल रहा है। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखी गई है। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखी गई है। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया है। अपभ्रंश का अगला चरण अवहट्ठ है। अपभ्रंश का अगला चरण अवहट्ठ है। महल और पपीता दोनों विदेशी भाषा का शब्द है। महल और पपीता दोनों विदेशी भाषा का शब्द है। महल मूलतः अरबी भाषा का शब्द है। महल मूलतः अरबी भाषा का शब्द है। पपीता पुर्तगाली भाषा का शब्द है, अर्थात दोनों विदेशी भाषा है। महल का अर्थ होता है भव्य और शानदार भवन। महल का अर्थ होता है भव्य और शानदार भवन। शब्दों की उत्पत्ति की दृष्टि से 4 भेद किए गए हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। विदेशियों के संपर्क में आने का कारण हिंदी भाषा में हजारों शब्दों विदेशी भाषाओं का समावेश हो गई है। अवयव को अविकारी शब्द कहा जाता है। अवयव को अविकारी शब्द कहा जाता है। अवयव को अविकारी शब्द इसलिए कहा जाता है कि लिंग, वचन और कारक से कोई विकार नहीं होता है। अवयव शब्द किसी भी स्थिति में एक समान रहता है, उसका रूप नहीं बदलता है। जो अव्यय क्रिया की विशेषता प्रकट करता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जो अव्यय क्रिया की विशेषता प्रकट करता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। अवयव का उदाहरण जैसे पास, जहाँ, तहाँ, यहाँ, पीछे, सर्वदा, नित्य, बहुधा, कई प्रकार इत्यादि। गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। विकल्पों में शुद्ध वाक्य: मोहन सुबह ही पटना चला गया। मोहन सुबह ही पटना चला गया। समान अर्थ वाले 2 शब्दों या विपरीत अर्थ वाले शब्दों के एक साथ प्रयोग होने तथा एक ही शब्द की पुनरावृत्ति पर वाक्य अशुद्ध हो जाती है। वाक्यों का सही क्रम में नहीं होने से भी वाक्य अशुद्ध हो जाती है। लिंग, वचन, कारक का सही प्रयोग नहीं होने से भी, सही सर्वनाम एवं क्रिया का प्रयोग न होने से भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। वाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे यह जाना जाए कि वाक्य में कर्ता के विषय में विधान किया गया है अथवा कर्म के विषय में अथवा भाव के विषय में। कर्ता, कर्म अथवा भाव के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष का होना वाच्य कहलाता है। वाच्य के 3 भेद हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्य के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। भाववाच्य कर्मवाच्य में क्रिया में कर्म की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में क्रिया में कर्म की प्रधानता होती है। रसाल शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। रसाल शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। कमल का अन्य पर्यायवाची शब्द है पद्म, अरविंद, शतदल, अंबुज, सरसिज, पुष्कर, पंकज, नीरज, सरोज, जलज, कंज, पुंडरीक आदि। रसाल का पर्यायवाची शब्द है आम्र, सौरभ, मादक, अमृत फल,
साहूकार, आम आदि। हर रोज में अव्ययी भाव समास है। हर रोज में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास के समस्त पद में अवयव के अर्थ की प्रधानता रहती है। पूरा शब्द क्रिया विशेषण के अर्थ में अव्यय की तरह वृहत होता है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है यथारुचि, बेकाम, बेशर्म, बतौर, भरपेट, आजन्म, बारंबार। राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है इस वाक्य में कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिसे ज्ञात होता है कि वाक्य का उद्देश्य क्रिया का कर्म है। कर्मवाच्य में कर्ता के आगे से द्वारा कारक चिन्ह लगा रहता है, लेकिन कर्म के आगे कारक चिन्ह नहीं लगता है। बिना कर्ता के भी कर्मवाच्य के वाक्य बनते हैं। उदाहरण के लिए पत्र भेज दिया जाए, हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम पुरुषवाचक सर्वनाम है। हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम पुरुषवाचक सर्वनाम है। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। वृष्टि का विलोम समावृष्टि है। वृष्टि का विलोम समावृष्टि है। प्रतीचि शब्द प्राची का विपरीतार्थक शब्द है। सृष्टि का विलोम शब्द प्रलय होता है। व्यक्ति का विलोम शब्द समाज होता है। दीर्घ बाहु में बहुव्रीहि समास है। दीर्घ बाहु, दीर्घ है बाहु जिसके, अर्थात विष्णु जी। बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। बहुव्रीहि समास में 2 शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, जैसे पीताम्बर। बहुव्रीहि समास का मुख्य 4 भेद है: समाधिकरण बहुव्रीहि, व्याधिकरण बहुव्रीहि, तुल्योग बहुव्रीहि और व्यतिहार बहुव्रीहि। घोड़ों का घर कितनी दूर, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है। घोड़ों का घर कितनी दूर अर्थात कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है। अन्य मुहावरे एवं उसके अर्थ, जैसे कमर सीधी करना मुहावरे का अर्थ है थकान मिटाना। अंक भरना लोकोक्ति का अर्थ है स्नेह से लिपट लेना। अंग टूटना लोकोक्ति का अर्थ है थकान का दर्द। छोटी मुंह बड़ी बात लोकोक्ति का अर्थ है बढ़ चढ़कर बातें करना। हिंदी में अल्प प्राण वर्णों की संख्या 19 है। हिंदी में अल्प प्राण वर्णों की संख्या 19 है। अल्प प्राण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन होता है। अल्प प्राण कौन कौन है भाई? तो क, ग, ड, च, ज, झ, ट, ड, न, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल और वह, ये सब अल्प प्राण है, अल्प प्राण वर्ण है। महाप्राणों की संख्या 14 है: ख, झ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ, स, स, ह। तैरने की इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द है तीरसा। तैरने की इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द है तीरसा। पीने की इच्छा रखने वालों के लिए एक शब्द है पिपासा। पीने की इच्छा रखने वालों के लिए एक शब्द है पिपासा। कुछ जानने की इच्छा जिज्ञासा। कुछ काम करने की इच्छा चिकीर्षा। खाने की इच्छा बुभूछा। विकल्पों में तत्सम शब्द है मनुष्य। मनुष्य का तद्भव शब्द है मानव। जूता देशज शब्द है। सूरज का तत्सम शब्द सूर्य है। घर का तत्सम शब्द गृह है। जिस शब्द के उत्पत्ति का स्पष्ट प्रमाण नहीं है उसे देशज शब्द कहते हैं। जिस शब्द के उत्पत्ति का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है उसे देशज शब्द कहते हैं। घास फूस में द्वंद्व समास है। घास फूस में द्वंद्व समास है। जिस सामसिक शब्द के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे पाप पुण्य, पाप या पुण्य। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर जो एक नया सार्थक शब्द बनता है वह समास कहलाता है। समास के 6 भेद हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। सफल व्यक्ति उसे कहा गया है जो उपयुक्त चुनाव करे, क्योंकि
जीवन का सबसे बड़ा कलाकार और सबसे सफल व्यक्ति वह है जो उपयुक्त चुनाव करना जानता है। अच्छी बुरी संगति का चुनाव हमारे वश में है, कुछ चुनाव हमारे वश में नहीं है, जैसे माता पिता, वेश, जन्म, मृत्यु, जबकि कुछ चुनाव हमारे वश में है जिस पर हमारी सफलता तथा असफलता निर्भर करती है, जैसे आलस्य और परिश्रम, अच्छा बुरा का। अच्छी या बुरी संगति का चुनाव हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। मनुष्य का चित्त बुराइयों और बुरे व्यक्तियों की ओर जल्दी से आकर्षित होता है। मानव के वश में माता पिता का चुनाव, जन्म मृत्यु का चुनाव तथा देश काल का चुनाव नहीं है। मानव के वश में अच्छी बुरी का संगति है। मणिपुर राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। पश्चिम से पूरब की ओर के क्रम में ये 8 राज्य हैं। पश्चिम से पूरब की ओर के क्रम में 8 राज्य हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। पूर्वोत्तर के 7 बहनी राज्यों में सिर्फ 2 राज्य त्रिपुरा एवं मिजोरम से कर्क रेखा गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा नामकरण किया गया है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा नामकरण किया गया है। डफला पहाड़ी, मीरी पहाड़ी, मिसमी पहाड़ी, अबोर पहाड़ी तथा पटकाई बूम पहाड़ी ये सभी अरुणाचल प्रदेश में स्थित पहाड़ियां हैं। मिकीर पहाड़ी असम में स्थित है। गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियां मेघालय में स्थित है। गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियां मेघालय में स्थित है। नागा पहाड़ी नागालैंड में, मणिपुर पहाड़ी मणिपुर में, मिजो पहाड़ी मिजोरम में और त्रिपुरा पहाड़ी त्रिपुरा में स्थित है। कोसी नदी गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली गंगा की सहायक नदियों में एक नदी है। कोसी नदी बिहार के कटिहार जिले में कुर्सेला एवं काढ़ा गोला के पास गंगा नदी में मिलती है। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा नदियां गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। यमुना, सोन, कर्मनाशा, पुनपुन आदि नदियां गंगा नदी के दाएं तट पर मिलने वाली गंगा की सहायक नदियां हैं। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना के दाएं तट पर मिलने वाली उसकी प्रमुख सहायक नदियां चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन नदियां हैं। यमुना के बाएं तट पर मिलने वाली उसकी प्रमुख सहायक नदियां टोंस, हिंडन, सेंगर तथा रिंद नदियां हैं। मयूराक्षी परियोजना झारखंड राज्य में स्थित है। मयूराक्षी परियोजना झारखंड राज्य में स्थित है। यह परियोजना झारखंड के दुमका जिला में मसांजोर नामक स्थान पर मयूराक्षी नदी पर है। मयूराक्षी बांध को कनाडा बांध भी कहते हैं। यह बांध कनाडा के सहयोग से बना था। इस परियोजना का उद्घाटन 1955 ईस्वी में हुआ था। यह परियोजना बिहार के पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना के रूप में बनी थी। मयूराक्षी नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। मयूराक्षी नदी से बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में होने वाले बाढ़ की विभीषिका से बचने एवं सिंचाई एवं पनबिजली के उद्देश्य से दुमका के निकट मसांजोर नामक स्थान पर बनाया गया है। कामेत चोटी हिमालय के हिमाद्री श्रेणी की चोटी है। कामेत चोटी उत्तराखंड में स्थित है। कामेत चोटी की ऊंचाई 7,756 मीटर है। हिमाद्री श्रेणी या महान हिमालय, बृहद हिमालय की प्रमुख चोटियां हैं। माउंट एवरेस्ट 8,848.86 मीटर जिसकी ऊंचाई है। कंचनजंगा का 8,598 मीटर है। मकालू का 8,481 मीटर है। धौलागिरी का 8,172 मीटर है। नंगा पर्वत का 8,123 मीटर है। अन्नपूर्णा का 8,078 मीटर है। नंदा देवी का 7,817 मीटर है। कामेत का 7,756 मीटर। नामचा बरुआ 7,756 मीटर। वाराणसी, पटना, बिजनौर एवं बलिया ये सभी शहर गंगा नदी के किनारे हैं। वाराणसी, पटना, बिजनौर एवं बलिया ये सारे शहर गंगा नदी के किनारे हैं। आगरा शहर यमुना नदी के किनारे है।
आगरा शहर यमुना नदी के किनारे है। मथुरा शहर यमुना नदी के किनारे है। गंगा के तट पर स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर हैं वाराणसी, कानपुर, कन्नौज, फतेहपुर, सहारपुर, बिजनौर, फर्रुखाबाद, बलिया। गंगा के तट पर स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर हैं वाराणसी, कानपुर, कन्नौज, फतेहपुर, सहारपुर, बिजनौर, फर्रुखाबाद, बलिया। गंगा के तट पर स्थित बिहार के प्रमुख शहर बक्सर, पटना, भागलपुर, मुंगेर। यमुना के तट पर स्थित प्रमुख शहर आगरा, मथुरा, इटावा एवं दिल्ली। एक गोकाक जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। गोकाक जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। गोकाक जलप्रपात घाट प्रभा नदी पर है। गोकाक जलप्रपात घाट प्रभा नदी पर है। कर्नाटक राज्य के अन्य महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं गरसोपा जलप्रपात, जोग जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात। गरसोपा या जोग या महात्मा गांधी जलप्रपात शरावती नदी से संबंधित है। शरावती नदी से संबंधित है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी से संबंधित है। कुंचिकल जलप्रपात वाराही नदी से संबंधित है। कुंचिकल जलप्रपात वाराही नदी से संबंधित है। दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार झारखंड एवं पश्चिम बंगाल राज्य में है। दामोदर घाटी परियोजना यूएसए के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। दामोदर घाटी परियोजना यूएसए के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। इस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की शुरुआत 1948 ईस्वी में की गई। इस बहुउद्देशीय परियोजना के लिए 1948 ईस्वी में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई। इस परियोजना के तहत 1948 ईस्वी से 1959 ईस्वी की अवधि में 4 प्रमुख बांधों तिलैया बांध, कोनार बांध, मैथन बांध एवं पंचेत बांध बनाए गए हैं। मैथन बांध झारखंड में धनबाद से 48 किलोमीटर की दूर स्थित है। इसका विस्तार झारखंड के धनबाद जिला से पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिला तक में है। यह बांध बराकर नदी पर है। पंचेत बांध झारखंड के धनबाद जिला में है और यह बांध दामोदर नदी पर है। बराकर, कोनार, बोकारो एवं जमुनिया दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं। दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में अर्थात शिवालिक क्षेत्र में टर्शियरी चट्टानों की उपस्थिति है। बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में विंध्यन चट्टानों की उपस्थिति है। बिहार के दक्षिणी भाग में एक पट्टी के रूप में विशेषकर दक्षिण पूर्व में धारवाड़ चट्टानों की उपस्थिति है। बिहार के मैदानी भागों में क्वाटेरनरी चट्टानों की उपस्थिति है अर्थात बिहार के अधिकांश क्षेत्र में क्वाटेरनरी चट्टानों की उपस्थिति है। यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग खोजने के लिए चलने वाला कोलंबस स्पेन देश का तथा 1992 ईस्वी में स्पेन के पालोस बंदरगाह से कोलंबस यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग की खोज के लिए निकला था। कोलंबस भारत नहीं पहुंच सका और गलती से अमेरिका पहुंच गया। कोलंबस यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग खोजने में असफल रहा। कोलंबस यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग खोजने में असफल रहा। यूरोप और भारत के बीच सफलतापूर्वक समुद्री मार्ग खोजने का श्रेय पुर्तगाल के वास्को डी गामा को जाता है। यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग का सफलतापूर्वक खोज करने का श्रेय पुर्तगाल के वास्को डी गामा को जाता है। 1498 ईस्वी में पुर्तगाल के वास्को डी गामा ने सफलतापूर्वक यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग को खोज निकाला। वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप होते हुए अफ्रीका का चक्कर लगाकर भारत के पश्चिमी तट के कालीकट जो केरल में है पहुंचा था। 1658 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों से श्रीलंका को जीत लिया था। भारत में 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। डच संसद ने अपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी को युद्ध करने के लिए संधि करने, इलाके जीतने तथा किला बनाने का अधिकार प्रदान किया था। डचों की अधिक दिलचस्पी भारत में नहीं बल्कि इंडोनेशिया के जावा, सुमात्रा और स्पाइस आइलैंड जैसे द्वीपों में थी, जहां मसाले खूब पैदा होते थे। डचों ने जल्द ही मलय, जलडमरू, मध्य और इंडोनेशिया द्वीपों से पुर्तगालियों को खदेड़ दिया।
1623 ईस्वी में डचों ने इंडोनेशिया के क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए कर रहे अंग्रेजों को भी हराया। डचों के द्वारा पटना में एक फैक्ट्री की स्थापना 1632 ईस्वी में की गई थी। 1658 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों से श्रीलंका को भी जीत लिया था। डचों ने पश्चिमी भारत में गुजरात के सूरत, भड़ौच, कैम्बो और अहमदाबाद, केरल के कोचीन, मद्रास के नागपत्तनम, आंध्र के मुसलीपट्टनम, बंगाल के चिनसूरा, बिहार के पटना और उत्तर प्रदेश के आगरा नगरों में व्यापार केंद्र खोला था। 1759 ईस्वी में लड़ गया बेदरा का युद्ध, चिनसूरा का युद्ध अंग्रेज और डच के बीच का युद्ध था। 1759 ईस्वी में इस युद्ध में डच शक्ति की हार हुई और यह युद्ध बंगाल क्षेत्र में हुआ था। बेदरा के युद्ध ने भारत में डच शक्ति को एक प्रकार से समाप्त कर दिया था। बेदरा के युद्ध ने 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने आदेश जारी करके बंगाल को बांटने की घोषणा की थी। 1905 में पहले भारत में पूर्वी बंगाल और असम थे और उसकी आबादी 3.1 करोड़ थी। दूसरे भाग में शेष बंगाल था, उसकी आबादी 5.4 करोड़ थी, जिसमें 1.8 करोड़ बंगाली और 3.6 करोड़ बिहारी और उड़िया थे। ब्रिटिश सरकार का इस विभाजन के पक्ष में तर्क यह दिया गया था कि बंगाल प्रांत इतना बड़ा है कि एक प्रांतीय सरकार द्वारा इसका प्रशासन चला और विकास कार्य करना कठिन हो रहा था। राष्ट्रवादियों ने इस विभाजन को एक प्रशासनिक उपाय नहीं बल्कि भारतीय राष्ट्रवाद के लिए एक चुनौती समझा। विभाजन विरोधी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को आरंभ हुआ। उस तिथि को कलकत्ता को टाउन हॉल में विभाजन के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। यह विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया। बंग भंग विरोधी आंदोलन इस दिवस को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। साइमन आयोग में कुल 7 सदस्य थे। भारत शासन अधिनियम 1919 में यह प्रावधान था कि इस अधिनियम से हुई प्रगति की समीक्षा के लिए 10 वर्ष पश्चात एक आयोग गठित किया जाएगा। ऐसे आयोग का गठन 10 वर्ष के पूर्व ही 8 नवंबर 1927 में कर दिया गया। इस आयोग के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, अतः इसे साइमन आयोग कहा गया। साइमन आयोग में अध्यक्ष एवं 6 अन्य सदस्य थे, अर्थात यह 7 सदस्यीय आयोग था। साइमन आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे, अतः भारतीयों ने इसे श्वेत आयोग कहा। साइमन आयोग में किसी भारतीयों को शामिल न किए जाने के कारण भारत में उसका व्यापक विद्रोह हुआ। कांग्रेस के 1927 के मद्रास अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे एम.एन. अंसारी, में साइमन आयोग का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में पुलिस द्वारा लाठीचार्ज के दौरान लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस कारण से 17 नवंबर 1928 को इनका निधन हो गया। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे मनाने का ऐलान किया। कैबिनेट मिशन योजना से अपना समर्थन वापस लेने के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग को अमली जामा पहनाने के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही करने का फैसला लिया। 16 अगस्त को कलकत्ता में भयंकर दंगा भड़क उठा जो लंबी अवधि तक चला। चार्टर एक्ट 1833 से भारत का गवर्नर जनरल पद अधिनियमित किया गया। चार्टर एक्ट 1833 द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 चार्टर अधिनियम के तहत भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग को बनाया गया। चार्टर एक्ट 1833 द्वारा भारत की शासन प्रणाली को केंद्रीयकरण कर दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर पद को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पद किया गया। बॉम्बे एवं मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अधीन किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को भारत में ब्रिटिश ताज का प्रतिनिधि घोषित किया गया और इस कारण उसे वायसराय भी कहा गया। राजा राम मोहन राय को भारत में नव जागरण का अग्रदूत कहा गया। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता भी कहा गया। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक, नव जागरण का अग्रदूत इत्यादि राजा राम मोहन राय को कहा गया। राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 ईस्वी बंगाल के
हुगली जिला के राधानगर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। राजा राम मोहन राय 1803 से 1814 ईस्वी तक ब्रिटिश शासन में नौकरी भी किया था। राजा राम मोहन राय संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, ग्रीक, यहूदी, फ्रेंच, लैटिन आदि 12 भाषाओं के जानकार थे। 1817 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में डेविड हेयर की सहायता से हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज बना। राजा राम मोहन राय ने 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। तुहफात उल मुवाहिदीन फारसी पत्रिका, संवाद कौमुदी बंगाली पत्रिका, मिरात उल अखबार फारसी पत्रिका, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस पुस्तक आदि राजा राम मोहन राय के द्वारा निकाले गए थे। राजा राम मोहन राय द्वारा 1815 में आत्मीय सभा, 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियम कमेटी और 1828 ईस्वी में ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई थी। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा की समाप्ति के संबंधी कानून दिसंबर 1829 में बना। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय द्वारा दी गई थी। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के प्रतिनिधि के रूप में राजा राम मोहन राय ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में 1831 ईस्वी में पहुंचे थे। 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल, जिसको इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की मृत्यु मस्तिष्क ज्वर से हो गई। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एक से अधिक बार बने थे। दादा भाई नौरोजी 3 बार बने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, 1886 में, 1893 में और 1906 में। 1886 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी बनाए गए थे। 1893 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी बनाए गए थे। 1906 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी को बनाया गया था। इस अधिवेशन में ही पहली बार स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण के लिए कहा गया। भारत में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण का प्रावधान किया गया है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ स्वतंत्र प्रेस को माना जाता है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अभिवृद्धि के लिए राज्य से कदम उठाने की अपेक्षाओं का उल्लेख है। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के आरक्षण के लिए राज्य को कहा गया है। उपयुक्त में से भारत का महान्यायवादी का कार्यकाल की अवधि से संबंधित भारत के महान्यायवादी पद का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रासाद पर्यंत होता है। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी पद से संबंधित बातों का उल्लेख है। भारत अनुच्छेद 76 के खंड 4 क्लॉज 4 में यह कहा गया है कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे। भारत में अनवरत योजना रोलिंग प्लान की शुरुआत 1978 में की गई थी। वर्ष 1977 में केंद्र में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी। जनता पार्टी की सरकार ने 1 अप्रैल 1978 से 31 मार्च 1983 की अवधि के लिए 5 वर्षों की एक योजना चलाई, जिसे अनवरत योजना कहा गया। जनता पार्टी की सरकार द्वारा चलाई गई अनवरत योजना घोषित अवधि तक नहीं चली। केंद्र में कांग्रेस की पुनः सरकार बनने के बाद अनवरत योजना को बीच में ही बंद कर दिया गया और छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 ईस्वी में चलाई गई। इस प्रकार अनवरत योजना 1 अप्रैल 1978 से 31 मार्च 1980 तक अस्तित्व में रहा।